बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स एंड टुडे वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कन्वर्जन्स भी मिलेंगी। जब हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो ड्यूरिंग दैट वी विल रिव्यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है, और साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगी पेपर अटेम्प्टेशन में। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल सी एग्जाम क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज में से डायरेक्टली पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और सिर्फ एक आप कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बाकी तमाम की तमाम एक्सरसाइज, ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल लॉन्ग एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो इंक्लूडेड हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि एग्जाम्स का टाइम करीब आ रहा है तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स प्रिपरेशन टिप्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब टाइम कम रह गया है तो हम किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है, कि हमारी टाइम सेविंग हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम अगर टाइम को देख लें तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और जैसे कि डेली रूटीन में हमारे पास कुछ और अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें कम करनी होंगी या ख़त्म करनी होंगी, जैसे टीवी वगैरह बच्चे देखते हैं, ठीक है, या खेलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना कॉन्टीन्यूसली 5, 6 या 7 आवर्स के लिए नहीं पढ़ सकते। आपको 2 या 3 आवर्स पढ़ने के बाद हाफ आवर की ब्रेक लेनी है, ठीक है, रेस्ट करना है ताकि आप फ्रेश हो जाएं और आपने जो मेमोराइज़ किया है, ठीक है, जो अंडरस्टैंड किया, मेमोराइज़ किया है, तो उसको रिकॉल करें, ठीक है। आप जैसे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम्स में आपको रिएक्शंस जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, भूल जाएंगे। और प्रिपरेशन करने के बाद आप अपना ही सेल्फ टेस्ट लें, टाइम रखें, हाफ आवर का टेस्ट है, 1 आवर का टेस्ट है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज का टेस्ट है, आप उसके क्वेश्चंस लिख लें, फिर उतने ही टाइम में उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है, और उसके बाद खुद ही चेक करें और देखेंगे आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं और आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं और फिर उसकी वजह से वो उकता जाते हैं, ठीक है, और वो जो है बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते। तो कभी आप जो है वो अपनी जो है जगह चेंज करके, ठीक है, कभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं या मेमोराइज़ कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको मेमोराइज़ कर रहे हैं, तो आप चल सकते हैं, आप अपने रूम में चल सकते हैं, चलने के दौरान आप उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं जो आप ख़ुद भी अपने लिहाज से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में ये कि आप प्रिपरेशन के दौरान जो है वो ईजी थिंग्स और डिफ़िकल्ट थिंग्स को आप साथ साथ अलग करते रहें, ठीक है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयार करें और एक एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव में कितने डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव हैं, 1 या 2, ठीक है, उनको अलग से मार्क कर लें ताकि आप जब दोबारा रिवाइज़ करें तो आप सिर्फ उन्हीं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज़ करें और इजी वंस को जो है वो आपको आते हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते होते हैं, तो आप उन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो इन टिप्स को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ये आपके बहुत ज़्यादा जो है वो काम आने वाली हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। द मॉलिक्यूल ऑफ द इथेन पोजेसेस विच हाइब्रिडाइजेशन। अब तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी वो चेक करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास कि आपके पास नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इथेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, और उसमें आप कार्बन की अब हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो जो एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वही दूसरे की होगी, तो आप एक कार्बन के जो है सराउंडिंग एटम्स या नेबरिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स काउंट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 सराउंडिंग एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन के, और इस कार्बन के ऊपर कोई भी लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारे पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास है 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, एक s और 3 p's जो हैं जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, a, sp3। The sp2 hybrid orbitals are oriented in space at an angle। अब हम आपके पास देखें s और p2, ठीक है, इससे आपके पास 3 जो है वो ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड, ठीक है। और ये 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को जो है वो कितने एंगल पे अरेंज करेंगे, मैक्सिमम एंगल पे, कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों, 120 के एंगल पे ये अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। ये एंगल हर एक जो है वो 120 का। करेक्ट ऑप्शन इज 120। द ज्योमेट्री ऑफ एसिटाइलिन इज, हमारे पास एसिटाइलिन की क्या ज्योमेट्री है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसिटाइलिन है क्या। एसिटाइलिन बेसिकली इथाइन का ही कॉमन नेम है, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। Objective number 4 is which reaction is used as test for the presence of alkene, ठीक है। तो अल्कीन का जो अगर हमने उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है, उसकी अनसैचुरेशन डिटेक्ट करनी है, तो हम कौन सा रिएक्शन करेंगे। तो बेसिकली देखिए ये जो भी टेस्ट किए जाते हैं ना, तो टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि हमें नेकेड आई से हम उनके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो नोट कर सकें, कलर चेंज, या फिर हम जो है उसमें से रिएक्शन की जो है वो स्मेल होनी चाहिए, या उसमें से गैस एवॉल्व होनी चाहिए, या प्रेसिपिटेट्स बनने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हम देखकर हम बता सकें, ठीक है, डिटेक्ट कर सकें। तो जो कंबस्शन, पॉलीमराइजेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इसमें कोई चेंज हमें पता नहीं चलता। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कलाइन KMnO4, जब आप इसको अल्कीन में डालेंगे तो इसका पर्पल कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, दैट विल शो द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, ये तो बिल्कुल सिंपल सा अल्केन का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, CnH2n+2। इतने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्जेक्टिव थोड़े से हाई ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, सोडा लाइम इज, स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली इन्होंने आपको कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करवाया जिसमें आपने सोडा लाइम यूज़ किया हो, क्योंकि प्रीवियस जो बुक एडिशन था, ठीक है, तो उसमें था सोडा लाइम का रिएक्शन, लेकिन जब ये न्यू बुक्स आई तो इसमें नहीं था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सोडा लाइम है क्या, ठीक है। ये बेसिकली है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ठीक है, और ये किस रिएक्शन में यूज हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन जो है वो रिमूव हो रहा है, एक कार्बन आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, या कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि आपने कोई एसिड लिया हुआ है, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड का ही हम एक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, क्योंकि इसमें चेन में सिर्फ एक ही एसिड अटैच है, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो सोडियम सॉल्ट बनाना है तो H को हटा के जो है हम इसका सोडियम सॉल्ट बना देते हैं। ये सोडियम सॉल्ट बन गया ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको हमने क्या करना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाना है। अब ये रिएक्शन है जिसमें सोडा लाइम यूज़ होता है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सोडा लाइम है, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ठीक है। देखें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आ रही है ना इसमें, तो ये रिमूव हो रही है, ठीक है। तो अब हम ये सिर्फ इसको रिमूव नहीं कर रहे बल्कि इस सब को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या रिमूव हो रहा है,
ठीक है, Na2 2 सोडियम, ठीक है, कार्बन रिमूव हो रहा है और 3 ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये रिमूव हो गया। प्लस आपके पास ये जो CH3 ग्रुप है ये H ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, मीथेन, ठीक है, CH4 बन जाएगा। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आपने जब भी एक कार्बन कम करना हो, ठीक है, रिएक्टेंट्स में से एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट बनानी हो, ठीक है, और एसिड में से एसिड को आप सिंपल एल्केन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक कार्बन कम भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 कार्बन हैं और इसमें आपको एक कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये आप रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 7, द मार्श गैस इज, तो मार्श गैस स्टूडेंट्स आपको पता है ये मीथेन होती है जो मार्शी एरियाज या दलदली इलाकों में जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 8, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, तो एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, तो ये हमने इथाइन के टॉपिक में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। तो ये हमारे पास जो है एसिटाइलिन जो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं जो कि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन जिनमें होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, ठीक है, ये भी हमने तमाम जब बेंजीन के रिएक्शंस डिटेल में पढ़े हैं तो हमने हर रिएक्शन की का इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी जो है वो नोट डाउन की थी। तो सल्फोनेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी थी वो सल्फर ट्राइऑक्साइड था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, कैटलिस्ट यूज्ड फॉर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इज, ठीक है, तो हमारे पास जो बेंजीन की हैलोजिनेशन हो रही थी, हेलोजिनेशन जो है FeCl3 की प्रेजेंस में थी और फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो है वो AlCl3 की प्रेजेंस में थी। तो ये आपने मेमोराइज करना है ये बातें, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पर बाय मिस्टेक FeCl3 लिखा हुआ है, इन ऑप्शंस के साथ ना FeCl3 लिखा है, तो आप उसको करेक्ट कर लें, ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ऑब्जेक्टिव नंबर 11, बेंजीन कांट अंडरगो, बेंजीन कौन सा रिएक्शन नहीं कर सकता, तो बेसिकली बेंजीन देखें फर्दर एलिमिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, ठीक है, उसमें 3 पाई बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो और ज़्यादा एटम्स को रिमूव करके और ज़्यादा अनसेचुरेशन नहीं बना सकता, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता। सब्स्टिट्यूशन भी होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होती है और पाई बॉन्ड ब्रेक करके एडिशन भी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज, तो बेंजीन मॉलिक्यूल की क्या शेप है, आप देखें 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, तो वो हेक्सागोनल, ठीक है, फुल नेम इसका है हेक्सागोनल प्लेनर। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, द आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव, एक जो आइसोमर होगा किसी भी सब्सटेंस के आइसोमर्स होंगे उनमें क्या चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। देखें आइसोमर्स का ज़रूरी तो नहीं है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उनके फंक्शनल ग्रुप्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ रह गया कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दैट्स वाई उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, ठीक है। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, एथेनॉल एंड डायमिथाइल ईथर आर बेस्ट कॉन्सिडर्ड, अब उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपने जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये आपने पढ़ा है। और स्टीरियो में भी कौन सी टाइप में पढ़ा है, ऑप्टिकल में, ठीक है, एंशियोमर्स और डायस्टीमर्स वो ऑप्टिकल में पढ़े, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये देखें एथेनॉल का स्ट्रक्चर देख लें, CH3CH2OH, और दूसरा जो है वो डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम ये जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 15, एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, एल्कीन्स की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव नंबर 16, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, ठीक है। वैसे तो आपको इन तमाम के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं तो ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, मिथाइल होगा,
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसमें तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ट्रांस नहीं शो हो सकता। उसके बाद मैलिक एसिड जो है वो आपके पास इस तरीके से होता है, इसमें आपके पास 2 एसिडिक ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। अब दोनों एसिडिक ग्रुप अगर एक साइड पे होंगे तो वो सिस बना लेगा, और अगर डिफरेंट साइड पर होंगे तो वो ट्रांस बना लेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो मैलिक एसिड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, ऑब्जेक्टिव नंबर 17, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल। अब उसमें आपके पास ऑप्शन है, इफ इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखें, सिमेट्री होगी तो वो कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। पहले 2 ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं है। इफ इट कैनॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, और इफ इट कैन बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। तो हमने ये देखा था कि कायरल जो होगा वो अपने ही मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 18, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कायरल कंपाउंड्स। अब कायरल कंपाउंड्स इनमें से क्या प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, वो फॉल्स होगी। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये ठीक है, वैसे कायरल कंपाउंड्स रोटेट करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ये जो है वो फॉल्स है, क्योंकि देखें सिस और ट्रांस तो उसमें होगा ना जहाँ पे एल्कीन्स होंगे, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो कायरल कंपाउंड्स हैं वो उनमें सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होते, बाकी उनमें एनेंटियोमर्स भी होते हैं और उनको पोलैरिमीटर से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसमें क्या होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, इट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 4 कार्बन्स, ज़रूरी तो नहीं है, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन इन सोल्यूशन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो सोल्यूशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा, अब राइट कराएगा या लेफ्ट कराएगा वो उस पर डिपेंड करता है। मस्ट ऑलवेज कंटेन एसिमेट्रिक एन एसिमेट्रिक कार्बन, अब उसमें हमेशा एन का मतलब है एक एसिमेट्रिक होना चाहिए, ये तो ठीक बात नहीं है, एक से ज़्यादा भी एसिमेट्रिक हो सकते हैं। और इन सोल्यूशन ऑलवेज गिव अ नेगेटिव रीडिंग इन पोलैरिमीटर, तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव रीडिंग दे, वो पॉजिटिव रीडिंग भी दे सकता है, क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करेगा, जब सोल्यूशन में होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाएगा, दिस इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अफेक्टेड बाय, अब ये किस चीज़ से अफेक्ट होती है, ये भाई देखें कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। And last one, that is objective number 21, it is possible to distinguish between optical isomers. अब क्या करके हम जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हमने ये पूरी टेक्निक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक में पढ़ी थी, दैट इज पोलैरिमीट्री, ठीक है। पोलैरिमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने तमाम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।